चलो, तो अब तक हम लोग कूलम्स लॉ है ना, उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल थ्योरी सारा कुछ कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, है ना। तो बेसिकली कैलकुलेशन जो होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का ही होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। अब आ जाओ इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। पहले तो ये है क्या, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जैसे मान लो कोई चार्ज पार्टिकल यहाँ पर रखा हुआ है, कोई भी चार्ज पार्टिकल मान लो हमने यहाँ पर रख दिया, तो ये चार्ज पार्टिकल क्या करता है, अपने चारों तरफ एक फील्ड जनरेट करता है। फील्ड का मतलब फील्ड कहाँ तक है या किसको हम कहेंगे कि हाँ वो फील्ड इसका है। तो फील्ड का मतलब है कि जहाँ भी तुम चार्ज पार्टिकल, कोई दूसरा चार्ज पार्टिकल लाकर रखते हो, तो उस चार्ज पार्टिकल को ये अट्रैक्ट या रिपेल करता है, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पे जैसे एक चार्ज पार्टिकल रखा हुआ है, ठीक है। अब इसके आसपास के रीजन में कहीं भी तुम दूसरा कोई चार्ज बॉडी लाकर रखोगे तो क्या करेगा, ये चार्ज उस पर क्या करता है, एक फोर्स अप्लाई करता है, ठीक है। इसका मतलब है कि इसका इन्फ्लुएंस यहाँ पर है, तभी तो इस बॉडी पे उसने क्या किया, फोर्स अप्लाई किया। तो कोई भी चार्ज पार्टिकल जब हम रखते हैं तो वो चारों तरफ अपना क्या कर लेता है बच्चों, एक फील्ड जनरेट करता है, ठीक है। उस फील्ड में उसका जो इलेक्ट्रिक फोर्स कह सकते हो, उसका वो इन्फ्लुएंस होता है। तो उस स्पेस को हम लोग, जो उस चार्ज पार्टिकल के चारों तरफ होता है, उस स्पेस को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, उसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। मतलब उस फील्ड में यदि तुम कोई भी दूसरा चार्ज पार्टिकल लाकर रखोगे तो उस चार्ज पार्टिकल पे क्या होगा, एक फोर्स उसे महसूस होगा, एक फोर्स वो एक्सपीरियंस करेगा, क्योंकि वहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। तो तुम इसको सिंपली कह सकते हो, द स्पेस अराउंड अ चार्ज इन विच इट्स इन्फ्लुएंस कैन बी फिल्ड बाय अनदर चार्ज पार्टिकल, है ना, एनी अदर चार्ज पार्टिकल। मतलब इसके चारों तरफ का वो स्पेस जहाँ तक कि कोई दूसरा चार्ज पार्टिकल इसके इन्फ्लुएंस को क्या कर सके, फील कर सके। इन्फ्लुएंस मतलब इसके द्वारा अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स उस तक अप्लाई हो सके, तो वहाँ तक ये क्या कहलाएगा, इस चार्ज पार्टिकल का एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। तो ये हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो किसी भी चार्ज पार्टिकल के चारों तरफ अपना वो एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है। वो फील्ड कहाँ तक होगा, तो जहाँ तक उसका इन्फ्लुएंस होगा, मतलब जहाँ तक चार्ज, दूसरे चार्ज पार्टिकल को लाने पे यदि ये फोर्स लगा रहा है उस पर, तो वहाँ तक क्या है, इसका फील्ड है, ठीक है भाई। तो ये हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, फिर ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये टर्म क्या है, इसका क्या मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है बच्चे, तो जैसे मान लो कि फील्ड तो इस चार्ज पार्टिकल से यहाँ पे भी होगा, P1 पॉइंट पे भी फील्ड होगा, P2 पॉइंट पे भी फील्ड होगा, यहाँ P3 पॉइंट पे भी फील्ड होगा, मतलब हर एक पॉइंट पे इसका फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। बट यदि हम ध्यान से सोचें, है ना, तो जब हम यहाँ पर होते हैं, जैसे मान लो P1 पे हम कोई दूसरा चार्ज पार्टिकल लाकर रख दिए, तो ये क्या करेगा, इस पर फोर्स अप्लाई करेगा। P2 पे यदि हम कोई चार्ज पार्टिकल लाकर रख दिए तो भी ये उस पर फोर्स अप्लाई करेगा। P3 पे कोई चार्ज पार्टिकल रख दो तो भी ये इस पर फोर्स अप्लाई करेगा। ये क्यों, है ना, इन तीनों पे फोर्स अप्लाई करेगा। लेकिन इस P1 पे जो चार्ज पार्टिकल रखा हुआ है, इस पे फोर्स ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होगा। P2 पे रखा हुआ जो है वो इससे थोड़ा वीक होगा, और जो P3 पे है वो इससे भी क्या होगा, वीक होगा। सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर फोर्स कहाँ पे लगेगा, जो पार्टिकल P1 पे रखा हुआ है। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड तो है, बट इलेक्ट्रिक फील्ड में अलग अलग पॉइंट पे उस फील्ड का जो स्ट्रेंथ है वो क्या है बच्चों, अलग अलग है। इलेक्ट्रिक फील्ड में ही डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ है वो क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है। तो उस फील्ड के स्ट्रेंथ को जिस टर्म से डिफाइन किया गया है, उस टर्म को कहा जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कुछ और नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड में डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पे क्या है उस फील्ड का स्ट्रेंथ, इसको बताने के लिए एक टर्म लाया गया है जिसको कहा जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में एक डिफरेंस समझ में आया। इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब वो स्पेस जो चारों तरफ चार्ज के है, जहाँ तक उसका इन्फ्लुएंस होगा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हुआ,
तो उस फील्ड में डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पे जो उसका स्ट्रेंथ है, क्या है उसका जो स्ट्रेंथ है उस फील्ड का, वो कहलाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्या बात क्लियर हुआ? तो ठीक है, यहाँ तक हमें इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में क्या डिफरेंस है वो समझ में आ गया कि आखिर इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो कैलकुलेशन किसका होता है बच्चों? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। कई बार क्वेश्चन में वैसे ही पूछ देता है कि बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो मतलब वो इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हें कैलकुलेट करने कह रहा है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ही कैलकुलेट करने के लिए कहा जाता है ना। कई बार क्वेश्चन में लिख देता है, वो इंटेंसिटी ना लिखकर सिर्फ लिख देगा कि यहाँ पर इस पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा, मतलब वो समझ लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ही कैलकुलेट करने के लिए कह रहा है तुमसे। ठीक है, तो अब आ जाओ, एक सेकंड। ठीक है, ओके, अब देखो इसको अब हटाते हैं, ये सब तो समझाने के लिए था। अब ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मतलब तो हमें समझ में आया कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एक्चुअल क्या मतलब है। मतलब वो फील्ड के स्ट्रेंथ को डिफाइन करता है, बट डिफाइन तो करता है फील्ड के स्ट्रेंथ को, लेकिन उसका वैल्यू कैलकुलेट करने का कोई ना कोई प्रोसेस तो होना चाहिए। तो उसके लिए पहले इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को डिफाइन तो करना पड़ेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहेंगे किसको, उसको पहले डिफाइन तो करना पड़ेगा। किसको? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को। तो कैसे डिफाइन करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को, तो आ जाओ उसको समझते हैं पहले। हाँ, तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को बच्चे डिफाइन कैसे किया गया है। जैसे मान लो कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, उस इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी भी पॉइंट पे यदि हमें इंटेंसिटी कैलकुलेट करना है, तो कहा ये गया कि उस पॉइंट पे तुम एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज रख दो। क्या रख दो बच्चों? यूनिट पॉजिटिव चार्ज, मतलब +1 कूलम एक चार्ज रख दो, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब उस यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में जब कोई चार्ज रखा रहेगा तो उस पर फोर्स लगेगा। जैसे मैग्नेटिक फील्ड में कोई मैग्नेटिक सब्सटेंस रखा रहता है तो उस पर फोर्स लगता है, वैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड में जब कोई चार्ज पार्टिकल रखा होगा तो उस पर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, है ना? तो बिल्कुल लगेगा। तो कहा यह गया है कि जब तुम फील्ड के डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पे इंटेंसिटी यदि कैलकुलेट करना चाहते हो, तो उन डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पे एक +1 कूलम चार्ज रखो, और उस +1 कूलम चार्ज पे जितना फोर्स लग रहा होगा उस पॉइंट पे, वही फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड होगा, और जो उस फोर्स का डायरेक्शन होगा वही वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन भी होगा। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बच्चे एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसको हम लोग डिनोट करते हैं वेक्टर ई से, ऐसे वेक्टर ई से। ठीक है, तो जो डायरेक्शन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का और जो मैग्नीट्यूड होगा वो उस फोर्स के इक्वल होगा, जो फोर्स +1 कूलम चार्ज पे लग रहा होगा उस पॉइंट पे। तो फोर्स ऑन या अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, या तुम कह सकते हो फोर्स पर यूनिट चार्ज, एक ही बात है। तो इसका डेफिनेशन कुछ ऐसे लिख सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट, एक सेकेंड, हाँ, तो हम क्या कह रहे थे बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिफाइन कैसे करोगे? तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट इन an electric field is equals to the force experienced by a unit positive charge at that point, force experienced by a unit positive charge at that point। आता है समझ में? तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसी भी पॉइंट पे यदि कैलकुलेट करना है तो उसको कैसे डिफाइन करेंगे? उस पॉइंट पे +1 कूलम चार्ज पे जो टोटल फोर्स लग रहा होगा उसको हम कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, अब सिंपली एक हम इक्वेशन बना देते हैं। कैसे इक्वेशन बनाया जाता है कि जैसे मान लो कोई कहीं स्पेस में, कहीं रीजन में, किसी पॉइंट पे मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E है, और वहाँ पे यदि चार्ज Q रखा हुआ है, जैसे मान लो
किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने एक चार्ज रख दिया Q, और इस चार्ज पे मान लो टोटल फोर्स जो नेट फोर्स एक्ट हो रहा है वो फोर्स एक्ट हो रहा है F। तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होगा? तो इंटेंसिटी अभी हम लोग देखें क्या होता है, फोर्स ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज, मतलब फोर्स पर यूनिट चार्ज, मतलब फोर्स पर यूनिट चार्ज, यही क्या देगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो ये याद रखना है कि यदि किसी Q चार्ज पे F फोर्स लग रहा है किसी फील्ड में, तो इसका मतलब है कि उस पॉइंट पे फील्ड का इंटेंसिटी है F/Q, मतलब फोर्स पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। एकदम माइंड में सेट कर लो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कोई नया चीज़ नहीं है। फोर्स पर यूनिट चार्ज मतलब एक तरह का समझ लो कि फोर्स ही है। फोर्स पर यूनिट चार्ज को ही क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इसका एसआई यूनिट क्या हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का? इसका एसआई यूनिट हो जाएगा बच्चों न्यूटन पर कूलम, फोर्स का न्यूटन और चार्ज का कूलम। तुम इसको चाहो तो इस ऐसे भी लिख सकते हो, फोर्स इक्वल्स टू Q इंटू ई, है। तो तुम ऐसे भी कर सकते हो, कहने का दो तरीका है कि यदि Q चार्ज पे F फोर्स लग रहा है तो वहाँ इंटेंसिटी क्या होगा, F/Q, फोर्स पर यूनिट चार्ज। या कह दे कि यदि E इलेक्ट्रिक फील्ड में Q चार्ज रखा हुआ है तो उस पर फोर्स कितना लगेगा, Q इंटू ई। Q और E दिया है तो फोर्स निकालेंगे Q इंटू ई से। यदि हमें Q चार्ज पे F फोर्स पता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे होगा, F/Q। क्लियर है? तो ये बात ना माइंड में सेट कर लो कि जब कोई Q चार्ज E इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा होगा तो उस चार्ज पे जो टोटल फोर्स लगेगा वो Q इंटू ई। ये बहुत ज़्यादा आगे यूज़ होने वाला है। अब यहाँ से देखो, ठीक है इतना फोर्स तो लगेगा। अब यहाँ पे चूँकि वेक्टर है तो डायरेक्शन का बात होगा। तो एक बात बताओ, जैसे मान लो कहीं पे लिखा हुआ है वेक्टर A इक्वल्स टू 2 टाइम्स वेक्टर B, कहीं लिखा हुआ है वेक्टर A इक्वल्स टू 2 टाइम्स वेक्टर B, बता समझ में, वेक्टर A इक्वल्स टू 2 टाइम्स वेक्टर B, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि A का मैग्नीट्यूड B का क्या है, डबल, एंड डायरेक्शन A और B का क्या है, सेम। लेकिन ये कहीं पे लिखा है वेक्टर A इक्वल्स टू -2 वेक्टर C, इसका क्या मतलब है, A का मैग्नीट्यूड C के डबल है बट A का डायरेक्शन C के क्या है, अपोजिट है। बात आ रहा समझ में, मतलब A और ये B का जो डायरेक्शन है वो देखो यहाँ पे ये टर्म पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव है तो A और B का डायरेक्शन सेम, यदि ये नेगेटिव हो जाता तो A और B का डायरेक्शन क्या हो जाता, अपोजिट हो जाता। अब ये क्यों बताया, तो देखो ये क्यों बताया गया है। जैसे अब सोचो, मान लो कहीं भी किसी रीजन में मान लो इस डायरेक्शन में ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस डायरेक्शन में है ना, कहीं एक ऐसा स्पेस है जहाँ पे कि इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है राइट साइड, ठीक है। चलो अब मान लो यहाँ पे कोई पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, तो सोचो इस पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स किधर लगेगा। तो सोचो यदि Q का वैल्यू पॉजिटिव है तो F और E मतलब फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दोनों का डायरेक्शन क्या होना चाहिए, सेम। तो पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स उसी डायरेक्शन में एक्ट होगा जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, बात है समझ में। और वही यदि इस फील्ड में कोई नेगेटिव चार्ज रखा होता तो उस पर फोर्स किधर एक्ट होता, अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि देखो यदि Q नेगेटिव हो गया तो F और E का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, अपोजिट। मतलब यदि प्रोटॉन रखा हुआ होता तो उस पर फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग, यदि इलेक्ट्रॉन रखा होगा तो उस पर फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट। इस बात को भी एकदम माइंड में रखना है, आगे बहुत ज़्यादा इन सब चीज़ों का एप्लीकेशन होगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डेफिनेशन लिख लेना है, ये इक्वेशन लिख लेना है, E इक्वल्स टू F/Q, F इक्वल्स टू Q इंटू ई। ये कॉन्सेप्ट माइंड में रखना है कि पॉजिटिव चार्ज पे जो फोर्स लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड में अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड नेगेटिव चार्ज पे जो फोर्स एक्ट होता है किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में वो अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। ये सब बात दिमाग में फिट कर लो। तो ठीक है भैया, यहाँ तक हम समझे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता क्या है, कैसे उसको कैलकुलेट किया जाता है। तो जहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना है, एक +1 कूलम चार्ज रख दीजिए, उस पर नेट फोर्स लगा दीजिए, निकाल दीजिए, कैलकुलेट कर लीजिए। और फोर्स कैलकुलेट करने का काम किसका है, कूलम्स लॉ का, वहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे यार, है ना। तो मतलब
आगे अब कूलम्स लॉ का बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन होने वाला है ना। अब यहाँ पे बच्चे ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का कैलकुलेशन अब स्टार्ट होगा, और ये कैलकुलेशन बहुत दिनों तक चलने वाला है, मतलब 2-3 क्लास तक ये चलेगा कैलकुलेशन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डिफरेंट केसेस में। जैसे पहला जो केस लेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। एक पॉइंट चार्ज रखा हुआ है बच्चों, उसके चारों तरफ क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा वो हमें पता करना है, ठीक है। जैसे मान लो हमने यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज Q रख दिया। अब तुमसे कहा ये जाएगा कि इस पॉइंट चार्ज Q से कुछ पर्टिकुलर डिस्टेंस पे, है ना, इसके तो चारों तरफ वैसे फील्ड है, तो फील्ड में किसी एक पॉइंट पे तुमसे पूछा जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। जैसे मान लो इस Q से x डिस्टेंस पे एक कोई पॉइंट है P, इस Q से x डिस्टेंस पे एक पॉइंट है P। देखिए P और P तो पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, Q कोई पॉइंट रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है बच्चों। Q क्या है? चार्ज। ये मत समझ लेना कि एक पॉइंट है, क्योंकि ध्यान से तुम लोग सुनते हो नहीं। तो Q ये चार्ज है ना, इससे x डिस्टेंस पे एक पॉइंट है P, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा क्या? तो बिल्कुल कुछ नहीं, एकदम टेंशन लेने की जरूरत नहीं, कोई बड़ी चीज़ नहीं है यार इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। कूलम्स लॉ हमें आता है ना, बस अब कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। तो क्या कहा गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करने के लिए? प्रोसेस को याद रखना है। जिस भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है, उस पॉइंट पे क्या करोगे? उस पॉइंट पे एक +1 कूलम चार्ज रख दोगे। क्या रख दोगे? +1 कूलम चार्ज रख दो। और उस +1 कूलम चार्ज पे जितना फोर्स जिस डायरेक्शन में लग रहा है बच्चे, वही क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो निकाल देते हैं यार, इस +1 कूलम चार्ज पे कितना फोर्स लगाएगा? तो लगाने वाला कौन है? ये Q, जिसका फील्ड है। तो निकाल लो कितना अच्छा फोर्स लगेगा। कैसे निकालोगे? फोर्स इक्वल्स टू K Q1 इंटू Q2 कितना है? +1 डिवाइडेड बाई गैप का स्क्वायर। गैप कितना है? x, तो x स्क्वायर आ गया। KQ अपॉन x स्क्वायर, KQ अपॉन x स्क्वायर। और यही तो क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P आ गया। तो यहाँ से हमें मिल गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज एट डिस्टेंस x। किसी पॉइंट चार्ज से x डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू क्या होगा? तो KQ अपॉन x स्क्वायर। क्या होगा बच्चों? KQ अपॉन x स्क्वायर। बात आ रहा समझ में? कोई कंफ्यूजन? तो इस तरह से हम लोग कैलकुलेट कर लिए एक पॉइंट चार्ज की वजह से x डिस्टेंस पे क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब थोड़ा सा चूंकि एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो अब देखो वेक्टर अलग से इसका वेक्टर फॉर्म पढ़ने का जरूरत नहीं है, समझ लो इसको। तो ये हमने मैग्नीट्यूड फाइंड किया है, ठीक है। अब डायरेक्शन की बात करते हैं। तो इस +1 कूलम पे फोर्स या तो इस साइड लग सकता है या इस साइड, मतलब ये Q इस +1 को या तो अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा। यदि ये Q पॉजिटिव रहा तो इसको रिपेल कर देगा, नेगेटिव रहा तो क्या कर देगा बच्चों? अट्रैक्ट कर देगा। अब इसको देखो कैसे लिखना है, ध्यान से समझना है इस बात को। जैसे ये पॉइंट चार्ज है ना, तो देखो इसको हम पोजीशन वेक्टर यदि के टर्म में थोड़ा सा इसको बनाना चाहें तो कुछ ऐसा इसको कर देते हैं। देखो ये x को एक वेक्टर बना देते हैं हम, समझना, कुछ भी टफ नहीं बच्चे, कुछ भी वेक्टर फॉर्म कोई बहुत टफ फॉर्म नहीं होता। देखो x, तुम्हें यदि ध्यान से देखो तो x यहाँ पर एक वेक्टर हो गया, ये एक पोजीशन वेक्टर कह सकते हो, या x एक वेक्टर है जो कि हमें बता रहा डायरेक्शन फ्रॉम Q टू P की तरफ, है ना, एक वेक्टर। ओके, तो अब हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर कि जैसे देखो यदि वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखोगे? P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन वेक्टर फॉर्म कैसे लिखेंगे बच्चों? देखो पहले मैग्नीट्यूड लिख दो, KQ अपॉन x स्क्वायर, मैग्नीट्यूड तो यही है। अब डायरेक्शन की बात करते हैं डायरेक्शन की बात, कौन सी बड़ी बात है। तो डायरेक्शन की बात करेंगे। तो अब बताओ जो इलेक्ट्रिक फील्ड, इस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा, मान लेते हैं कि Q पॉजिटिव है। तो यदि ये Q पॉजिटिव है
तो इस +1 कूलम चार्ज को ये क्यू किधर रिपेल करेगा, एकदम इसी लाइन के लॉन्ग, लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट चार्ज, याद आ रहा है, लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट चार्ज, उसी डायरेक्शन में क्या एक्ट होता है, फोर्स, यानी इसी वेक्टर एक्स के लॉन्ग फोर्स एक्ट होगा। तो हमें डायरेक्शन किसके लॉन्ग चाहिए, इसी वेक्टर एक्स के लॉन्ग। तो वेक्टर एक्स के लॉन्ग डायरेक्शन कैसे लिखोगे, वेक्टर एक्स डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ वेक्टर एक्स, ये क्या दे दिया, यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स। तो ये जो है के क्यू बाई एक्स स्क्वायर, ये मैग्नीट्यूड हो गया और ये हो गया डायरेक्शन। तो ये आ जाएगा के क्यू, और मॉड वेक्टर एक्स को तुम एक्स भी लिख सकते हो, वही मैग्नीट्यूड ही रिप्रेजेंट करता है। तो ये के क्यू अपॉन एक्स क्यूब इंटू वेक्टर एक्स, ये हमें क्या दे रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी इन वेक्टर फॉर्म, इन वेक्टर फॉर्म। अब देख डायरेक्शन क्या खेल क्या है यहाँ पर, यदि Q पॉजिटिव है, देख यदि Q पॉजिटिव है, ये जो Q पॉजिटिव रहा तो इस +1 को रिपेल करेगा, मतलब इस डायरेक्शन में, मतलब वेक्टर x के लॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ठीक। और सोच यदि ये Q निगेटिव हो गया, Q निगेटिव, तो Q निगेटिव तो वेक्टर EP माइनस वेक्टर x, मतलब उसके अपोजिट होना चाहिए। तो सोच के देख, यदि Q निगेटिव है तो +1 कूलम चार्ज को क्या करेगा, अट्रैक्ट मतलब इस डायरेक्शन में। तो ये डायरेक्शन क्या हो गया, x वेक्टर के अपोजिट। मतलब ये जो तुम्हें फॉर्मूला है, ये डायरेक्शन मैग्नीट्यूड सब तुम्हारे सामने रख देगा। क्या बच्चों समझ में आ रहा है या कठिनाई महसूस कर रहे हो? तो ये वेक्टर फॉर्म जान लेना अच्छी बात है, क्योंकि फिर से समझो ये कुछ नहीं है बच्चे, ये कूलम्स लॉ का जो वेक्टर फॉर्म था वही है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड है ही क्या, फोर्स पर यूनिट चार्ज, फोर्स ही तो कैलकुलेट कर रहे हैं, और क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, तो कूलम्स लॉ का ही वेक्टर फॉर्म तो है ये। अब ये जान लेना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि फिर से जब 3D में आएगा क्वेश्चन कि तुम्हें मान लो ऑरिजिन पे रखा हुआ होगा चार्ज और तुमसे पूछेगा बताओ कोऑर्डिनेट एक पॉइंट है, चलो एक क्वेश्चन ही कर लेते हैं यार, सोचना क्या, आ जा क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है बच्चों कि चलो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बना लेते हैं। क्वेश्चन करोगे दिमाग खुल जाएगा। फिजिक्स का तो यही फंडा है बच्चे, जिस टॉपिक को तुम्हें बहुत अच्छे से समझना है, बस उस टॉपिक से रिलेटेड खूब सारे क्वेश्चंस कर लो, वैसे ही कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना है। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ऑरिजिन पे एक चार्ज रखा हुआ है, वही क्यू चार्ज। इस क्यू चार्ज की वजह से तुम्हें बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट 2,0,4 है ना। अब हालत ही ख़राब हो जाएगा यदि तुम उस मेथड से इस 2,0 पॉइंट को यहाँ ढूंढोगे एंड देन फिर वो डिस्टेंस निकालोगे, है ना, समझ रहे हो ना, काफ़ी कष्ट हो जाने वाला है 2,0,4 पे इस तरह से करने का। कुछ नहीं करने का अपने को, है ना। क्या करना है बच्चों, मान लेते हूँ 2,0, ये तो वैसे एक्स वाई प्लेन दिख रहा है, वैसे ये क्या है 3D पॉइंट है, कहीं आगे की तरफ होगा, तो चलो हम एज्यूम कर लेते हैं, मान लेते हैं कि वो पॉइंट कहीं यहाँ पर है। वैसे वो देखो चूँकि वाई कोऑर्डिनेट 0 है बच्चों, तो ये कहीं वाई प्लेन पे इस तरह से आगे की तरफ होगा, मतलब ये जो पॉइंट तुम देख रहे हो ना, ये कहीं तुम्हें मिलेगा, किस प्लेन में मिलेगा, सोच कर देखो। एक्स कोऑर्डिनेट है, वाई कोऑर्डिनेट 0, वाई कोऑर्डिनेट 0 किस प्लेन में हो सकता है, एक्स जेड प्लेन में। वाई कोऑर्डिनेट 0 किस प्लेन में होगा बच्चों, एक्स जेड प्लेन में होगा, है ना। तो चलो इसको जेड एक्सिस बना दो, ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि वाई कोऑर्डिनेट 0 कहाँ होता है, एक्स जेड प्लेन में होता है। तो चलो इसको हम जेड एक्सिस बना लेते हैं। ठीक है, अब भाई ठीक है, मान लेते हैं कि ये पॉइंट जो है कुछ यहाँ पर है, ये है 2,0,4, ठीक है। अब क्या किया जाए, तो अब इसके लिए क्या करना होगा, अब इसको वेक्टर फॉर्म में बनाओगे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि वो डायरेक्शन के साथ दे देगा। तो कुछ नहीं, तुम्हें क्या करना है, एक पोजीशन वेक्टर, कैसे भाई साहब, वही एक्स क्या होता था, क्यू से इस लाइन को ज्वाइन करने वाला वेक्टर, ये हो गया अपना एक्स वेक्टर, ये हो गया वेक्टर एक्स, वेक्टर एक्स, वेक्टर एक्स। चलो देखो
ये आ गया बच्चों वेक्टर एक्स। अब इस वेक्टर एक्स को कैसे लिखा जाए, तो इस वेक्टर एक्स को क्या है भाई, पोजीशन वेक्टर, ये ऑरिजिन से इसको ज्वाइन करने वाला, तो ये पोजीशन वेक्टर ही तो है। तो पोजीशन वेक्टर हमें लिखना आता है क्या, x2 माइनस x1 आई कैप, y2 माइनस y1 जे कैप एंड z2 माइनस z1 के कैप। तो ये सब तो जीरो ही है, ये हो जाएगा 2 आई कैप और 0 जे कैप प्लस 4 के कैप। ये हो गया वेक्टर एक्स। वेक्टर एक्स का मैग्नीट्यूड निकालना है तो मॉड ऑफ वेक्टर एक्स निकाल लो बच्चों, कितना हो जाएगा, तो √2 का स्क्वायर 4 और 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, तो 20 यानी कि 4 × 5 यानी कि 2√5 आ गया मैग्नीट्यूड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा भाई इस पी पॉइंट पे, सब कुछ अब सामने है, KQ/x का क्यूब, मॉड का क्यूब यानी कि 2√5 इसका क्यूब इंटू वेक्टर एक्स, और वेक्टर एक्स क्या है बच्चों, तो 2 आई कैप प्लस 4 जे कैप। एकदम डायरेक्शन मैग्नीट्यूड सब लेकर आ गया ये। तो इसका जब क्यूब करोगे, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, अब तो सिंप्लीफाई छोड़ो, सिंप्लीफाई तुम खुद से कर लेना, अब इसको सिंप्लीफाई नहीं करेंगे। क्या जी, देख रहे हो कितना आसानी से बन गया। तो इसी तरह से वेक्टर फॉर्म समझ में आ गया हो तो अच्छी चीज़ है वो, तुम्हें कई बार बहुत टफ न्यूमेरिकल को काफ़ी आसान बना देता है। 3D में जैसे ही न्यूमेरिकल आएगा, है ना, कोई पॉइंट कहीं है, कोई पॉइंट कहीं है, और उनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिपल्सन निकालना है, तो ये वेक्टर फॉर्म काफ़ी ज़्यादा एप्लीकेबल होता है वहाँ पर। चलो लगातार बोले जा रहे हैं ना जी, तुम लोग सुन के थकते हो कि नहीं। वैसे रिकॉर्डिंग वाला सुनने में बोरिंग तो थोड़ा सा होता होगा, बट क्या करोगे, इस कोरोना जैसे संकट काल में जो मिल रहा है वही अच्छा है ना। चल आ जा। तो पॉइंट चार्ज की वजह से हम लोगों ने कैलकुलेशन किया, क्वेश्चन भी कर लिए, अच्छा लगा। अब आजा पॉइंट चार्ज के बाद कैलकुलेशन होता है किसका, करके देखते हैं। अब होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू a uniformly charged ring। क्या है बच्चों, रिंग, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग, ठीक है। एक यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है बच्चों, उसके एक्सिस पे, यहाँ पे हम वो लिखे नहीं, बट उसके एक्सिस पे हमें कैलकुलेट करना है कि क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब जैसे देखो रिंग बना देते हैं, समझना थोड़ा सा उतना परफेक्ट नहीं बना है, बट मैनेज तुम लोग कर लोगे, तुम लोग अच्छे बच्चे हो, हमें पता है। चलो ये एक अपना रिंग है बच्चों, है ना। रिंग समझ रहे हो, एकदम वर्टिकल ऐसा रखा हुआ है, मतलब समझो कि तुम्हारा जो मोबाइल है, मतलब रिंग जो है हाफ पोर्शन मोबाइल के उस साइड है, हाफ पोर्शन मोबाइल के इस साइड है, तुम्हारे फेस के साइड, है ना। एकदम मोबाइल में वो स्क्रीन में वो इंटर कर रखा है, या लैपटॉप जो भी तुम्हारा स्क्रीन है, उस स्क्रीन में एकदम रिंग को हम सीधा सीधा इंटर करा दिए हैं, एकदम समझ रहे हो ना। वैसे है ये तुम्हारे स्क्रीन के प्लेन में नहीं है ये रिंग, समझ रहे हो, प्लेन के परपेंडिकुलर। जो इस रिंग का प्लेन है, जिस प्लेन में रिंग है, और जो तुम्हारा मोबाइल का प्लेन है, दोनों एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है। समझ में आ रहा है, मतलब इस रिंग का एक हाफ पोर्शन प्लेन के आउटसाइड है और एक हाफ पोर्शन तुम्हारे मोबाइल के स्क्रीन के प्लेन के इनसाइड है, कुछ ऐसे रखा हुआ है ये। तो इसका सोचो एक्सिस कैसा होगा, तो चलो आ जाओ इसका एक्सिस ड्रॉ करते हैं, रिंग का एक्सिस। तो एक्सिस तो सेंटर से ही पास कराना होगा, तो इस रिंग के सेंटर से पास कराते हुए इसका एक्सिस बना दो। देखो ये हो गया बच्चों रिंग का एक्सिस, है ना, जो कि इसके सेंटर से पास कर रहा है। समझ में आ रहा है, कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए इसमें, ये ऐसे, ठीक है। चलो यहाँ पे कलर थोड़ा सा रेड कर दो, समझ में आ रहा है ना, क्योंकि वो इनसाइड से गया हुआ है। चलो अब लग रहा है, हाँ अब अच्छा लग रहा है। ओके, तो ये एक्सिस हो गया बच्चों, ये अपना रिंग है। इन्फॉर्मेशन क्या क्या दिया हुआ है उसको सुन लो ध्यान से। इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है कि इस रिंग पे जो टोटल चार्ज है Q, रिंग पे टोटल चार्ज जो कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, समझ में आ रहा है, यूनिफॉर्मली पूरे रिंग पे डिस्ट्रीब्यूटेड है Q। रिंग का रेडियस तुम्हें दिया हुआ है कि ये जो रिंग है इसका रेडियस है बच्चों R, रिंग का रेडियस है R, टोटल चार्ज इस पे है Q, और चार्ज यूनिफॉर्मली एकदम जैसे मान लो ऐसे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है ऐसे,
कुछ इस तरह से ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। ओके, चलो, तो इस तरह से चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है यूनिफॉर्मली। अब इसके एक्सिस पे कुछ डिस्टेंस पे मान लेते हैं कि एक्सिस पे x डिस्टेंस पे एक पॉइंट है बच्चों P, और इस P पॉइंट पे हमें कहा जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करके बताने को। ठीक है भाई, कैलकुलेट करके बता देंगे। अब आ जाओ, अब उसके लिए करना क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहीं भी कैलकुलेट करने का प्रोसेस क्या है कि जिस पॉइंट पे तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना है वहाँ पे क्या करना होगा, वहाँ पे तुम्हें एक +1 कूलम चार्ज रख देना है। सबसे पहला काम वहाँ पे एक +1 कूलम चार्ज रख दो भैया, और उस पर जो टोटल अमाउंट ऑफ फोर्स लग रहा होगा बस उस फोर्स को आप कैलकुलेट कर लीजिए, कहानी ख़त्म हो जाएगा, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। तो आज हम कैलकुलेट करते हैं। अब सबसे बड़ी समस्या क्या है कि इस 1 कूलम पे चार्ज पे फोर्स लगाएगा कौन, ये जो Q चार्ज इस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यही Q चार्ज इस 1 कूलम पे फोर्स लगाएगा। बट ये Q यदि एक पॉइंट चार्ज होता तब तो भाई हम कूलम्स लॉ लगा के K₁Q2/r² लगा के कैलकुलेट कर लेते, लेकिन ये जो Q है जो इस रिंग पे है वो पॉइंट चार्ज तो है नहीं, ये तो यहाँ है, कुछ यहाँ है, कुछ यहाँ है, कुछ यहाँ है, हर जगह डिस्ट्रीब्यूटेड है भाई, और हर जगह से डिस्टेंस वगैरह कैलकुलेट करेंगे तो डायरेक्शन वगैरह अलग अलग आएगा। समस्या है, तो कैसे किया जाए। तो ऐसे केस में अब बच्चे, अब यहाँ से शुरू हुआ इंटीग्रेशन का सफ़र। अब आप लोगों का इंटीग्रेशन का सफ़र शुरू हो जाएगा। तो मेडिकल के जो बच्चे हैं, नीट का जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, थोड़ा सा सावधान हो जाएंगे, लेकिन घबराएंगे नहीं, डरना नहीं है। इंटीग्रेशन आपको आता है, बस आपके मन का वहम है कि आपको इंटीग्रेशन नहीं आता है। ठीक है, तो ऐसे केस में क्या करते हैं कि चूंकि हमारे पास जो फॉर्मूला है फोर्स दो चार्ज के बीच निकालने का, वो है एक कूलम्स लॉ मेथड, और कूलम लॉ जो मेथड है वो पॉइंट चार्ज के लिए। तो कोई बात नहीं, हम यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज ढूंढ लेंगे। चलो, हम एक छोटा सा इतना सा पोर्शन यहाँ पे ले लेंगे बच्चों, ये छोटा सा पोर्शन इस रिंग का। ठीक है, इस छोटे से पोर्शन को हमने ले लिया। तो इस छोटे से पोर्शन को हम एज ए पॉइंट चार्ज कंसीडर कर सकते हैं। छोटे से पोर्शन को हम कैसा कंसीडर कर सकते हैं बच्चों, पॉइंट चार्ज की तरह। तो पहले इस छोटे से पोर्शन की वजह से कितना है वो निकालते हैं, आगे देखेंगे, आगे देखा जाएगा। पहले इस पोर्शन की वजह से कैलकुलेट किया जाए बच्चों। तो इस पोर्शन की वजह से जो फोर्स होगा वो तो एकदम इसी लाइन के अलॉन्ग ऐसे, इसमें कोई कठिनाई तो नहीं होना चाहिए। कूलम्स लॉ में यही बताया गया है कि दो पॉइंट चार्ज के बीच जो फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन होता है वो हमेशा अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग टू पॉइंट चार्ज के अलोंग होता है। कोई कन्फ्यूजन इसमें नहीं होना चाहिए बच्चे। चलो, तो आ जाओ, अब यहाँ से जो फोर्स ये इस पर लगाएगा, ये स्मॉल अमाउंट ऑफ फोर्स है, तो इसको चलो हम DF कह लेते हैं। ये DF क्या है, फोर्स अप्लाइड बाय DQ चार्ज ऑन +1 कूलम। ठीक है भाई साहब, सही बात है। ये एंगल तो कुछ ना कुछ होगा, मान लेते हैं थीटा होगा, ये एंगल भी तो थीटा ही हो जाएगा। तो इस DF का देखिए दो कंपोनेंट, एक इस डायरेक्शन में कितना है DF cos थीटा। ये सब याद रख, नहीं याद नहीं रखो यार, समझो क्या, हम भी बोल जाते हैं कभी कभी। और देख, एक इसका कंपोनेंट ऐसे नीचे की तरफ, ठीक है, ये तो कुछ भी नहीं है, सिंपल कंपोनेंट ब्रेक करना तो सबको आता है यार। DF साइन थीटा, यहाँ तक तो हमें नहीं लगता है किसी प्रकार का कोई समस्या अब तक हुआ होगा। ठीक है, चलो ये तो हो गया। अब इस DF का वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके लिए क्या करना होगा बच्चों, उसके लिए क्या करना होगा कि देख, यहाँ पे ये जो लेंथ है, मतलब इस DQ से लेकर इस +1 का लेंथ, वो तो निकालना होगा ना। वो कैसे निकालोगे, तो वो हमें निकालना आता है। देख, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा। देख, यहाँ से इसको ऐसे नीचे ला के ज्वाइन कर दे सेंटर को, है ना। तो ये वर्टिकल, ये R हो गया, ये X, तो ये क्या हो जाएगा, √R² + X², सिंपल। तो भैया डिस्टेंस भी मिल गया, तो DF लिखना कौन सी बड़ी बात, लिख देंगे। DF का वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों, DF का वैल्यू हो जाएगा KQ+1, है ना। ये फोर्स है और Q लिख दिए, देखो मिस्टेक हो गया ना, Q नहीं लिखना है, क्या लिखना होगा बच्चों, DQ। Q की जगह पर क्या लिखना है, हमें DQ लिखना है। Q की जगह पर क्या लिखना है, DQ लिखना है। ठीक है, चलो, हाँ, तो चलो
कितना फोर्स है भाई, तो ये डी क्यू और +1 कूलम के बीच का फोर्स है ना। तो यहाँ पर k इंटू क्या लिखना होगा बच्चों, डी क्यू और इंटू +1 और डिवाइडेड बाई कितना गैप है इनके बीच, तो √r² + x²। तो वो जो गैप होता है उसका होल स्क्वायर, तो जब वो होल स्क्वायर कर दोगे तो क्या बचेगा, r² + x², रूट खत्म हो जाएगा, है ना। तो चलो ये df हमने फाइंड कर लिया, चलो बहुत अच्छी बात है। अब जब इस तरह से आता है बच्चे, तो कभी भी हम ना जैसे df निकाल के, अब हम df को इंटीग्रेट करके टोटल फोर्स नहीं निकाल सकते। क्यों ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि देख जब तू अलग अलग पॉइंट पे ये dq को कंसिडर करेगा ना, तो इस df का डायरेक्शन अलग अलग आएगा, ठीक है। तो जब भी ऐसा होता है तो इंटीग्रेशन करते टाइम तुम्हें ध्यान रखना है कि तुम उसके मैग्नीट्यूड को इंटीग्रेट कर रहे हो, है ना। तो हम लोग हमेशा ऐसे केस में क्या करते हैं, इसका कंपोनेंट ब्रेक कर देते हैं। जैसे एक कंपोनेंट df cos थीटा, एक df sin थीटा, तो अब इंटीग्रेशन df cos थीटा का होगा, है ना। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, फोर्स का दो कंपोनेंट तोड़ दिए, एक ये x कंपोनेंट मान लो, ये y कंपोनेंट, दोनों कंपोनेंट को इंडिविजुअली इंटीग्रेट करो और जो फाइनल रिजल्ट आएगा फिर उसको हम कंबाइन करने की कोशिश करेंगे, है ना। कभी भी ऐसे केस में यदि डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो उसको इंटीग्रेट करके जो तुम रिजल्ट निकालोगे वो गलत आ जाएगा, क्योंकि तुमने तो एक फिक्स डायरेक्शन में ऐसे कैलकुलेट करके और तुमने इसको इंटीग्रेट कर दिया। बट भैया जब ये डी क्यू तुम अलग अलग पॉइंट पे लोगे तब तो डायरेक्शन क्या आएगा, अलग अलग आएगा ना डी एफ का। तो इसीलिए ऐसा कभी नहीं करना होता है तुम्हें कंपोनेंट। अब देखो कंपोनेंट जब तुम ब्रेक कर दिए तो जितना भी डी एफ होगा सबका देखो एक कंपोनेंट इधर होगा हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल होगा, तो तब उसको जब तुम कंपोनेंट ब्रेक करके तब इंटीग्रेट करोगे तब तुम्हारा रिजल्ट सही आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो एक चीज़, एक बात तुम्हें समझना होगा। क्या समझना होगा वो देखो, देखो ये जो तुम्हारा रिंग है वो इस एक्सिस के सिमेट्रिक है, मतलब इस एक्सिस के ऊपर जितना पोर्शन है वैसा ही हाफ पोर्शन नीचे भी है। तो जैसा डी क्यू तुम यहाँ सेलेक्ट किए थे, सोचो यदि हम एग्जैक्टली वैसा ही डी क्यू नीचे भी सेलेक्ट कर लें, एकदम बच्चे जैसे प्रोसेस बताते जा रहे हैं इसको तुम दिमाग में रखो, ये तुम्हें 12th बोर्ड एग्जाम में भी इसका डेरिवेशन पूछा जाता है। तो मान लो वैसा ही डी क्यू पोर्शन यदि हमने नीचे भी सिलेक्ट कर लिया, सेम जैसा डी क्यू पोर्शन हमने ऊपर सेलेक्ट किया था, तो ये डी क्यू पोर्शन भी क्या करेगा, इस +1 कूलम चार्ज को रिपेल करेगा। किधर रिपेल करेगा भाई, तो एक स्ट्रेट लाइन से इसको ज्वाइन कर दो, बिल्कुल ऐसे, है ना। चलो अब देखो ये r + x² का हो रूट था, तो यहाँ भी ये जो डिस्टेंस है बच्चे ये भी क्या होगा, ध्यान से देखो √r² + x² ही तो है, ये भी सेम ही तो डिस्टेंस है, और चार्ज भी सेम, डिस्टेंस भी सेम, तो फोर्स भी वही सेम लगेगा। कितना लगेगा, df। अब देख इस df का भी दो कंपोनेंट, एक हॉरिजॉन्टल और दूसरा वर्टिकल। वर्टिकल कंपोनेंट इसका वही df sin थीटा और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट df cos थीटा। तो df cos थीटा तो ऐड हो जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा कितना बच्चों, 2df cos थीटा। चलो ठीक है, हम अलग से लिख देते हैं df cos थीटा, एक और df cos थीटा लिख दिए। एक सेकेंड, चलो यहाँ ऐसे, या फिर चलो इसको 2df cos थीटा लिख दो यार, ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है, ओके। अब देखो ये जो df sin थीटा है और ये df sin थीटा है, ये दोनों ने एक दूसरे को क्या कर दिया बच्चों, ये दोनों एक दूसरे को क्या कर दिया, कैंसल आउट कर दिया। तो यहाँ से बात ये समझ में आ रहा है कि देखो जितना पोर्शन रिंग के एक्सिस के ऊपर है रिंग का, उतना ही पोर्शन एक्सिस के नीचे भी है। तो इस सिमेट्रिक होने की वजह से क्या होता है कि जो फोर्स का वर्टिकल कंपोनेंट जितना ऊपर होगा उतना ही नीचे भी होगा। तो इसीलिए वर्टिकल डायरेक्शन वाला कंपोनेंट एक दूसरे को क्या कर देगा, कैंसिल आउट। तो एक्सिस के परपेंडिकुलर जो भी कंपोनेंट होगा वो एक दूसरे को क्या कर रहा है, बैलेंस कर रहा होगा। इस वजह से यहाँ पर एक्सिस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इस +1 कूलम पे कोई फोर्स नहीं लगेगा। तो इस रिंग की वजह से इस +1 कूलम पे जो भी फोर्स लगेगा बच्चों वो एक्सिस के अलोंग लगेगा, क्योंकि देख परपेंडिकुलर कंपोनेंट ने एक दूसरे को क्या कर दिया, बैलेंस कर दिया, है ना। दूसरी तरह से रिंग के ऊपर जहाँ भी तुम एक पोर्शन सेलेक्ट करोगे वैसा ही पोर्शन नीचे सेलेक्ट करोगे और उसका जो कंपोनेंट होगा वो हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर कंपोनेंट को क्या कर देगा, कैंसल आउट कर देगा। तो यहाँ पे ये बात क्लियर हो गया कि इस एक्सिस पे जो रिंग पे, सॉरी ये जो एक्सिस पे
इस +1 कूलम चार्ज पे जो फोर्स लगेगा वो सिर्फ और सिर्फ एक्सिस के अलोंग ही लगेगा, एक्सिस के परपेंडिकुलर कोई फोर्स एक्ट नहीं होगा। तो ये जो हमने नीचे सेलेक्ट किया चार्ज, ये सेलेक्ट करके तुम्हें दिखाने का बस यही वजह था कि ताकि तुम यहाँ से क्लियर हो सको कि रिंग के द्वारा जो भी इस +1 कूलम पे फोर्स लगेगा, वो उस फोर्स का जो रिंग के परपेंडिकुलर डायरेक्शन वाला कंपोनेंट होगा वो एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। मतलब परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, एक्सिस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कोई फोर्स उस +1 कूलम चार्ज पे नहीं लगने वाला है। जितना भी फोर्स एक्ट होगा वो सब किधर एक्ट होगा, तो एक्सिस के अलोंग, एक्सिस के परपेंडिकुलर कोई फोर्स एक्ट नहीं होगा बच्चे। क्या ये बात क्लियर हो गया? यदि ये बात क्लियर हो गया तो अब नेट जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा, है ना, उस पी पॉइंट पे, उसके लिए हमें किसको इंटीग्रेट करना होगा? df cos थीटा को। किसको इंटीग्रेट करना होगा? जो एक्सिस के अलोंग जो कंपोनेंट है उसी को इंटीग्रेट करना होगा, क्योंकि एक्सिस के परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट एक दूसरे को क्या कर दिया? बैलेंस। अब यहाँ पे हम df cos थीटा इंटीग्रेट कर रहे हैं। बच्चे के दिमाग में आया होगा सर यहाँ पे तो 2df cos थीटा है, इसको नहीं इंटीग्रेट कर दिएगा, df cos थीटा को क्यों इंटीग्रेट कर रहे हैं? तो बच्चों यहाँ 2df cos थीटा तब आया जब हमने दो एलिमेंट सेलेक्ट कर लिया, लेकिन जब इंटीग्रेशन करते हैं बच्चे तो हमेशा क्या करते हैं? एक एलिमेंट सेलेक्ट करते हैं। दूसरा एलिमेंट हम तुम्हें सेलेक्ट करके बस ये समझा रहे थे कि वर्टिकल कंपोनेंट एक दूसरे को क्या कर लेता है? बैलेंस। बट जब भी इंटीग्रेशन करते आ रहे हो आज तक, बचपन से तो कर नहीं रहे हो, मतलब जब से भी कर रहे हो बच्चों, तो उसमें तुम देखे होगे कि एक्स लेंथ पे जाके एक छोटा सा पोर्शन dx सेलेक्ट करते हैं और वो वैल्यू लिख के और तब क्या करते हैं? इंटीग्रेशन करते हैं। कभी भी दो एलिमेंट सेलेक्ट करके इंटीग्रेशन नहीं करते हैं। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर जो हमने दो एलिमेंट इसलिए सेलेक्ट कर लिया क्योंकि हमें आपको समझाना था इस वर्टिकल कंपोनेंट के बारे में जो एक दूसरे को बैलेंस करेगा, मतलब एक्सिस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं होगा। क्या जी, ज़्यादा स्पीड में तो नहीं बोल गए बातों को? ठीक है, तो अब ये दूसरा एलिमेंट सेलेक्ट करने का वजह तुम्हें समझ में आ गया। अब जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो एलिमेंट एक ही सिलेक्ट करते हैं, तो उसकी वजह से इस डायरेक्शन में एक ही फोर्स होगा। कौन सा? df cos थीटा। तो इस df cos थीटा को तुम्हें क्या कर देना है? इंटीग्रेट कर देना है। तुम्हें टोटल फोर्स इस 1 कूलम चार्ज पे अलोंग द एक्सिस ऑफ रिंग मिल जाएगा। बताया समझ में? चलो तो करते हैं ज़रा इंटीग्रेट। उसके लिए df का वैल्यू रखना होगा, तो रखते हैं df का वैल्यू k dq अपॉन r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। भैया cos थीटा का वैल्यू रखिए दीजिए। cos थीटा देखिए यहाँ से इस ट्रायंगल को, cos थीटा बेस बाय हाइपोटेनस, तो इस ट्रायंगल को यदि ध्यान से तुम देखो तो बेस x हो जाएगा, हाइपोटेनस रूट अंडर r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो cos थीटा का वैल्यू x अपॉन अंडर रूट r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, चलो तो अब यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर दो ऐसे, तो गड़बड़ कर दिया थोड़ा सा इधर से, है ना। चलो अब यहाँ पे EP का वैल्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P, है ना। अभी मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर रहे हैं, कोई बात नहीं, डायरेक्शन भी अभी तुम्हें बताएंगे, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ से जो भी कांस्टेंट टर्म है उसको बाहर निकाल दो। अब कई बच्चों को लग रहा होगा x वेरिएबल है ना, लेकिन बच्चे x कांस्टेंट है। ध्यान से देख, x क्या है? इस रिंग के सेंटर से P पॉइंट का डिस्टेंस। अरे तो ये कभी बदलेगा क्या? वो कहेगा ना कि रिंग के सेंटर से 2 सेंटीमीटर पे एक पॉइंट P है, बताओ वहाँ इंटेंसिटी क्या होगा? तो 2 सेंटीमीटर मतलब समझ रहा है, वो कांस्टेंट वैल्यू है। तो भाई साहब यहाँ x कांस्टेंट है, r भी कांस्टेंट है, k भी कांस्टेंट है। अब जैसे जैसे तू आगे बढ़ता जाएगा q का वैल्यू बढ़ता जाएगा रिंग पे, है ना। तो तुम्हें इंटीग्रेशन किसका करना है? dq का। तो बाकी सब बाहर निकाल ले, kx डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 1 और एक है पावर 1/2, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और इस पे पावर 3/2। हाँ, वैसे ऐसे पावर मिलेंगे। और इंटीग्रेशन किसका होगा बच्चों? dq का। तो इंटीग्रेशन कर दे 0 से लेकर q, टोटल चार्ज कितना है रिंग पे? q ही तो है। तो आ गया P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी k, dq का इंटीग्रेशन q हो जाएगा, तो k qx अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और इस पे पावर 3/2।
एकदम दिमाग में फिट कर ले इस फार्मूला को, एकदम फिट रहना चाहिए, जब पूछें फटाक से आंसर आना चाहिए। नहीं फिट रहेगा तो फिर कोई फ़ायदा नहीं पढ़ने का। सबसे ज़्यादा ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम के लिए तुम्हें ये डेरिवेशन किसी काम का नहीं है, इम्पॉर्टेंट ये फाइनल रिजल्ट ही है, यहीं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और कुछ नहीं। तो ये रिजल्ट तुम्हें याद होना चाहिए बच्चों। क्लियर है? तो चल, यहाँ तक तो हम सिर्फ मैग्नीट्यूड निकाले। अब आजा कुछ कुछ इंपॉर्टेंट बातें आगे करते हैं। अब देख, रिंग फिर से बनाना पड़ेगा। आजा रिंग बनाते हैं। यही है अपना वो रिंग, ठीक है। थोड़ा सा ऐसे बना, हाँ ये थोड़ा सही बना। ओके, अब एक्स ड्रॉ कर दे। चलो ठीक है, ये हो गया सेंटर पॉइंट, ये सेंटर पॉइंट, ठीक है। ओके, इसका रेडियस आर है, चार्ज क्यू है, वही सब कुछ है। चार्ज इस पर टोटल क्यू है और इसका रेडियस आर है। सेम रिंग है, कुछ अलग नहीं बनाया। अब जैसे देख, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का क्या फॉर्मूला है कि रिंग के सेंटर से एक्स डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड होगा के क्यू एक्स डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और इस पर पावर 3/2। चलो, तो ये होगा इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड, ठीक है। कोई कंफ्यूजन इसमें? ठीक है, ओके। तो अब देखो यहाँ पर ये क्या है, सेंटर से एक्स डिस्टेंस। तो तू ध्यान से देख, तो सेंटर से एक्स डिस्टेंस इधर भी एक पॉइंट हो सकता है और सेंटर से एक्स डिस्टेंस पे इधर भी एक पॉइंट हो सकता है कि नहीं? सेंटर से एक्स डिस्टेंस पे दोनों साइड पॉइंट मिल सकता है हमें। देखो इधर भी, ठीक है। तो सोचो दोनों पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड होगा वो तो सेम ही होगा बच्चे। एक्स का वैल्यू पुट करोगे दोनों जगह सेम होगा। डायरेक्शन की बात करते हैं, तो सोच जैसे इस पर मान लो पॉजिटिव चार्ज ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड है कि नहीं, पॉजिटिव चार्ज ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड, देख ऐसे, तो क्या होगा भाई साहब? तो इधर देखते हैं, जैसे यहाँ पे यदि तुम +1 कूलम चार्ज रखोगे तो उसे वो क्या करेगा, इस डायरेक्शन में ऐसे रिपेल करेगा। तो इस डायरेक्शन में होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहाँ पर, जैसे ये पॉइंट P1 कह लो, है ना। तो E1 का डायरेक्शन इधर हो जाएगा। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो यहाँ +1 कूलम चार्ज रखोगे तो उसको ऐसे नेगेटिव एक्स एक्सिस को लंग वो रिपेल करेगा, है ना। तो ये सब डायरेक्शन हमें पता होना चाहिए। तो दोनों साइड मैग्नीट्यूड सेम होता है, बस डायरेक्शन क्या हो जाता है बच्चों, अपोजिट हो जाता है। E2 और E1 में क्या रिलेशन है? E2 और E1 में रिलेशन है कि E1 जो है वो -E2 वेक्टर है, मतलब दोनों E1 E2 का मैग्नीट्यूड सेम है क्योंकि दोनों सेम एक्स डिस्टेंस पे ही है, बट डायरेक्शन क्या है दोनों साइड बच्चों, अपोजिट, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखना है। तुम चाहो इसको वेक्टर टर्म में लिख सकते हो बच्चे, कोई बड़ी बात नहीं है। चलो ओके, यहाँ पे देख ये हो गया। इसके बाद अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है? तो यदि हम यहाँ पे x = 0 पुट करते हैं, सोच एट x = 0, x0 पुट करते हैं, x0 पुट करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो जाएगा बच्चों, P पॉइंट पे 0 हो जाएगा, मतलब सेंटर पे। x0 का मतलब कहाँ हो गया, सेंटर। तो रिंग के सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा बच्चों, 0। कोई यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है तो उसके सेंटर पे x0 का मतलब क्या हो गया, सेंटर ही हो गया ना। तो x = 0 पुट करो, इसमें इंटेंसिटी 0। तो कोई भी यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग उसके सेंटर पे इंटेंसिटी 0 होना भी चाहिए यार, सोचना। ये यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है, इसमें टेंशन क्या लेना। देख इसके सेंटर पे एक चार्ज तुम +1 कूलम चार्ज रखो, अब सोच चारों तरफ से इसको रिपेल करेगा तो सब एक दूसरे को बैलेंस नहीं कर लेगा। ऐसा नहीं देखे थे हम लोग रेगुलर हेक्सागन वगैरह, बिल्कुल वैसा ही तो है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये इधर रिपेल करेगा तो ये इधर रिपेल करेगा, ये इधर रिपेल करेगा तो ये इधर रिपेल करेगा, तो नेट फोर्स एक दूसरे को क्या कर लेगा, बैलेंस कर लेगा। सिंपल है, कोई बहुत ज़्यादा टफ थोड़ी है। तो ठीक है, सेंटर पे इक्वेशन वही कह रहा है कि सेंटर पे इंटेंसिटी क्या हो जाएगा बच्चों, 0 हो जाएगा। ओके, अब बात करें यदि हम इन्फिनिटी पे, x = पे चले जाओ, तो x = पुट करेगा, इसको जब तुम सॉल्व करेगा, ये रेशियो नीचे आता है, x को नीचे लेकर आएगा, ये मैथमेटिक्स जब तुम सॉल्व करेगा
तो ये 1/x के टर्म में इक्वेशन बनेगा, x नीचे की तरफ आ जाता है। तो वैसे केस में जब x इक्वल्स टू इन्फिनिटी पुट करोगे तो तुम्हारा इंटेंसिटी का जो वैल्यू आएगा इस केस में भी ज़ीरो ही आएगा। मतलब x इक्वल्स टू इन्फिनिटी पे भी इंटेंसिटी क्या है, ज़ीरो होना भी चाहिए। इस चार्ज का जो चार्ज रिंग है इसका इनफाइनाइट डिस्टेंस पे जाकर जो इन्फ्लुएंस है, जो इसका इफेक्ट है, जो एक स्ट्रेंथ है, वो जैसे जैसे इससे दूर होते जाएंगे वो क्या होता जाता है बच्चों, घटता जाता है। इसके जितने नज़दीक रहोगे फोर्स उतना ही क्या होगा, स्ट्रॉन्गर होगा। जैसे जैसे दूर जाते हैं क्या होता जाता है, घटता चला जाता है। तो जैसे तुम इन्फिनिटी पे पहुँचोगे तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, ज़ीरो हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए एक बात समझ में आ रहा है कि भैया x इक्वल्स टू जीरो पे, मतलब सेंटर पे x इक्वल्स टू जीरो पे भी इंटेंसिटी ज़ीरो है, x इक्वल्स टू इन्फिनिटी पे भी इंटेंसिटी ज़ीरो है। तो जीरो से लेकर इन्फिनिटी तक जब x का तुम वैल्यू पुट करोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, समझ रहे हो ना, अप टू इन्फिनिटी, तो उस वक्त इंटेंसिटी का तुम्हें डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू मिलेगा, डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू ऑफ x के लिए। क्या ये बता रहा समझ में, x का जब डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू पुट करोगे तो इंटेंसिटी का डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू मिलेगा ना जी। जीरो और इन्फिनिटी के अलावा और वैल्यू पुट करेंगे तो और भी वैल्यूज तो मिलेंगे, और वो जीरो तो नहीं होंगे। अब सोच, उन सारे वैल्यूज़ में कोई एक वैल्यू तो होगा जो सबसे क्या होगा, ज़्यादा होगा। उन सारे वैल्यूज़ में एक कोई वैल्यू होगा जो सबसे ज़्यादा होगा, जो सबसे क्या होगा बच्चों, ज़्यादा होगा, जहाँ पे इंटेंसिटी क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो हमें वही फाइंड करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच इंटेंसिटी विल बी मैक्सिमम। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, है ना। चलो अब ज़रा हम लोग फाइंड करने की कोशिश करते हैं। एक सेकेंड, फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच, है ना, ए विल बी मैक्सिमम, विल बी मैक्सिमम। ठीक है, कैसे फाइंड किया जाए। तो अब तो ये बच्चे मैक्सिमा मिनिमा का कॉन्सेप्ट हो गया, है ना। किसी फंक्शन को मैक्सिमाइज करना है तो पहले तो dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू जीरो, मतलब हमें इस इंटेंसिटी का जो टर्म है इसको x के टर्म में डिफ्रेंशिएट करके इक्वल्स टू ज़ीरो करना होगा। तो देखिए u बाई वी के टर्म में ऊपर भी x नीचे भी टर्म x है, इसको अभी हम डिफ्रेंशिएट कर नहीं रहे हैं, उसमें बस टाइम का वेस्टेज है। तुम करके देखना, नहीं कह तो यार करके दिखाई देते हैं, छोड़ कर ही देते हैं, तो पता है तुम लोग क्या कहोगे, है ना जी। तो इसको हम डिफ्रेंशिएट कर ही देते हैं। देख डिफ्रेंशिएट करें इसको, के क्यू तो कॉन्स्टेंट टर्म है, इससे कोई मतलब नहीं है, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे हम लोग। तो u बाई वी कैसे डिफ्रेंशिएट होता है, तो जो भी नीचे उसका होल स्क्वायर लिख देते हैं डायरेक्ट हमारे उसी पॉइंट पे, डिफ्रेंशिएशन वाले पॉइंट पे। देख इधर जो वेरिएबल है उसी को डिफ्रेंशिएट करना है, तो इसका होल स्क्वायर कर देगा, मतलब आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पे पावर 3/2 का होल स्क्वायर करेगा, तो ये क्यूब बच जाएगा, है ना। और फिर क्या करते हैं, ये जो नीचे वाला टर्म होता है उसको कॉमन रहने देते हैं, उसको साथ कोई छेड़छाड़ नहीं, पे पावर 3/2 इसको रहने दे। डिफ्रेंशिएट किसको करोगे, ऊपर वाले को, तो इसको एक्स के टर्म में डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या आएगा वैल्यू 1 माइनस, अब ऊपर वाले को छोड़ दे, नीचे वाले को डिफ्रेंशिएट कर, तो यहाँ चेन रूल लगाना पड़ेगा, है ना। क्या होगा चेन रूल, 3/2 n इंटू एक्स टू द पावर n-1 का कॉन्सेप्ट चलेगा, ठीक। तो 3/2 माइनस 1 हो जाएगा, इनटू चेन रूल, इन साइड वाले टर्म को अब एक्स के टर्म में डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो आर तो कांस्टेंट, डिफ्रेंशिएशन 0, एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा 2x, है ना। अब बहुत लोगों को यदि नहीं समझ में आया होगा तो घबराने की भी ज़रूरत नहीं है ना, टेंशन नहीं लेना है इसका। चलो अब इसको इक्वल्स टू 0 करो। बहुत लोगों को तो इक्वेशन इतना बड़ा देख के ही हालत ख़राब हो रहा होगा। तो डिफ्रेंशिएशन है बच्चे, ये सब बताया भी हैं, चैन रूल वगैरह, खैर ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट ही 11th के स्टार्टिंग में ही पढ़ना होता है। अब इसको इक्वल्स टू 0 करेगा तो इसको तो उस साइड भेज दे, 0 हो जाएगा। ऊपर में जो टर्म बचा वो क्या बच जाएगा, देख आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पे पावर 3/2, है ना। इस सारे टर्म को साइड भेज दे, तो 2x, 2 और 2 कैंसिल, 3x और x स्क्वायर, तो इस साइड ये देख 3x स्क्वायर हो गया
और एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पे पावर 1/2 और यहाँ पावर 3/2, तो इसको नीचे लेकर आ जाए इधर, एक साइड ले आए इस पावर वाले टर्म को। चलो दूसरे पेज पे चलते हैं, तो आ जा एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, है ना, ऊपर में है पावर 3/2 और नीचे आ जाएगा क्या भाई, तो एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर और इस पे पावर 1/2 इक्वल्स टू इस साइड क्या बचा था 3x स्क्वायर, ये 1/2, अब इसको ऊपर लेकर जाओगे तो -1/2, तो 3/2 -1/2 1 आ जाएगा बच्चों। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स आर स्क्वायर पे पावर 1 इक्वल्स टू 3x स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर को उधर लेकर चले जा तो हो जाएगा 2x स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर, है ना। तो x इक्वल्स टू हो गया आर स्क्वायर बाई 2, यानी कि प्लस माइनस आर बाई √2, प्लस माइनस आर बाई √2, है ना, रूट लिया है ना तो प्लस माइनस दोनों टर्म आएगा, कोई एक सिर्फ पॉजिटिव ले लोगे तो एक लॉस होता है रूट का, अब ये सब पढ़े होगे तुम लोग बेसिक मैथमेटिक्स। तो x इक्वल्स टू प्लस माइनस आर बाई √2, प्लस माइनस समझ रहा है ना, प्लस इधर हो गया और माइनस इधर, ठीक है। तो इन दोनों जगह पे जो इंटेंसिटी का वैल्यू होगा वो क्या होगा बच्चों, मैक्सिमम। ये एकदम माइंड में फिक्स कर लो, कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बच्चे डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कितने डिस्टेंस पे इंटेंसिटी मैक्सिमम होगा, एकदम दिमाग में इसको रट जाओ, x इक्वल्स टू आर बाई √2 पे इंटेंसिटी मैक्सिमम होता है। रिंग के केस में सेंटर से r बाय √2 पे इंटेंसिटी का वैल्यू क्या होता है, मैक्सिमम होता है, क्या होता है, मैक्सिमम होता है। अब देख इसका हम ग्राफ बना के तुमको दिखा देते हैं, सब कुछ एक ही ग्राफ में लिख देते हैं। देख ये है रिंग, इसका ग्राफ देख कुछ ऐसा बना हुआ तुम्हें मिलेगा कई जगहों पे। ये हो गया एक्स एक्सिस, चलो ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस ड्रॉ कर लो कुछ ऐसे ना, बस इस पूरी सिस्टम को कैसे होल्ड किया जाए और नीचे लाया जाए। ये साथ नहीं रहेगा, एक सेकंड, ठीक है आ जाओ। तो अब क्या करें, ये आ जाओ, ये अपना x, ठीक है, और इसको थोड़ा और ऊपर लेकर जाओ ताकि थोड़ा ज़्यादा क्लियर हो। ये है इंटेंसिटी, ये है इंटेंसिटी का एक्सिस, ठीक है। ये इंटेंसिटी वर्सेस x का ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं बच्चों, इंटेंसिटी वर्सेस x का ग्राफ, और वेक्टर फॉर्म है, मतलब डायरेक्शन का भी हमें ध्यान रखना है। तो देख यहाँ सेंटर पे इंटेंसिटी क्या होता है, ज़ीरो, सेंटर पे इंटेंसिटी क्या होता है, ज़ीरो, सेंटर पे इंटेंसिटी ज़ीरो। और सेंटर से जैसे ही हम आगे बढ़ना शुरू करेंगे, सेंटर से जैसे आगे बढ़ना शुरू करेंगे तो r बाई √2 पे आके हमें इंटेंसिटी क्या मिलेगा, मैक्सिमम। यानी कि सेंटर से r बाई √2 की तरफ आ रहे होंगे तो इंटेंसिटी बढ़ रहा होगा, और फिर r बाई √2 के बाद घटना शुरू होगा और इन्फिनिटी पे जाके क्या हो जाएगा, ज़ीरो। तो देखिए इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनता है, ये ऐसे बढ़ा, मैक्सिमम हुआ, फिर घटना शुरू और इन्फिनिटी पे जाके क्या हो जाएगा, ज़ीरो। और ये जो तुम देख रहे हो जहाँ मैक्सिमम हुआ है वो कौन सा पॉइंट है बच्चों, ये है वही r बाई √2। उसी तरह से इस साइड भी ग्राफ बनेगा, है ना, दोनों साइड होगा ना इंटेंसिटी, तो इस साइड भी होगा। लेकिन अब सोच, इधर यदि पॉजिटिव है इंटेंसिटी तो इस साइड इंटेंसिटी का डायरेक्शन क्या होगा, निगेटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग, तो ग्राफ तुम नीचे बनाओगे, नीचे ऐसे। कई जगह पे वो ऐसा ऊपर ही बना देता है तो वो सिर्फ मैग्नीट्यूड का ग्राफ बनाता है, तुम्हें ध्यान रखना है। देख नीचे निगेटिव भी ई एक्सिस ड्रॉ कर ले ऐसे, ठीक है। तो अब ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा, देख इसका ये ऐसे चला, है ना,
मैक्सिमम वैल्यू हुआ, फिर ये घटता 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 और इन्फिनिटी पे जाके क्या हो जाएगा, ज़ीरो। और जहाँ ये मैक्सिमम हुआ ये वही है -r/√3 वाला कोऑर्डिनेट। समझ में आ गया? तो ये था पूरा रिंग का बच्चे कंप्लीट, तुम्हें मिल गया सारा कुछ। अब नेक्स्ट क्लास में आएंगे तो फिर नेक्स्ट क्लास में आगे पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। एक बार इसको पढ़ना, कोई दिक्कत होगा तो पूछना।